एनआईए की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े ठिकानों पर देश भर में छापेमारी। टेरर फंडिंग और कैंप्स चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने मारा छापा। तमिलनाडु, तेलंगाना सहित 11 राज्यों में चल रही है छापेमारी। पीएफआई के शीर्ष नेताओं सहित 100 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस किया जारी। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। अदालत ने मस्जिद समिति द्वारा अगली सुनवाई की तैयारी के लिए मांगे 8 हफ्ते का समय देने से इनकार किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुवाहाटी के दौरे पर लोक मंथन 2022 कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, आज देश में संवाद केवल प्रसारण नहीं बल्कि समाज तक सकारात्मक खबरें पहुंचाना है। असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। महाराष्ट्र के बारामती के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भाजपा कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए जुटने का किया आह्वान। कहा, केंद्रीय योजनाओं के खिलाफ अफवाह को करें दूर। कर्नाटक हिजाब मामले में सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन तक की सुनवाई। 15 मार्च को आए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को 20 से अधिक याचिकाओं ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार 0.75% बढ़ाई ब्याज दर। फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पॉवेल ने वृद्धि को बताया उचित। अमेरिका में महंगाई दर बनी हुई है उच्चतम स्तर पर। डॉलर मजबूत होने से भारत में रुपए पर दबाव बढ़ा। शुरुआती कारोबार में 80.28 के स्तर पर पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आनंद। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने कोलकाता में पीएफआई नेता एसके मोहंती के तिलजला स्थित आवास पर छापेमारी की। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके आधार पर जांच एजेंसी आज मैसिव क्रैकडाउन कर रही है। 11 राज्यों में ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियां, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी ने सबसे ज़्यादा केरल में 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 लोग, आंध्र प्रदेश से 5 लोग, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, तमिलनाडु से 10, यूपी से 8 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग और गाजीपुर से पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा लखनऊ के इंदिरा नगर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने भी प्रदेश से पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के मदुरई, थेनी समेत कई जिलों में भी छापेमारी की गई है। देर रात शुरू हुई ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि पीएफआई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के बाद बेंगलुरु और मंगलुरु में एसडीपीआई और पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए। इससे पहले 18 सितंबर को एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 23 जगहों पर रेड मारी थी। ये छापेमारी भी कराटे प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप लगाए जाने के मामले में की गई थी। एनआईए ने निजामाबाद, कुर्नूल, गुंटूर और नेल्लोर जिलों में रेड की थी। सूत्रों की माने तो एनआईए ने उन्हीं स्थानों पर रेड की जहां से आतंकी गतिविधियों के संचालन की जानकारी मिली थी। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की इस छापेमारी के दौरान एनआईए दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। छापेमारी की कार्रवाई के बाद दिल्ली में एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहां पर भी
पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि एनआईए की जो छापेमारी हुई है उसमें दिल्ली में भी 2-3 लोकेशन है जहाँ पर एनआईए की जो टीम है वो पहुंची थी, जिसमें शाहीन बाग है और इसके अलावा जो गाजीपुर मंडी है उस पर वहाँ पर भी एनआईए की जो टीम है वो पहुंची थी और वहाँ छापेमारी की कार्रवाई की। उसी के बाद अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली पुलिस को बढ़ाया गया है और ये मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा है वो एनआईए का हेडक्वार्टर है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो और इसके अलावा जो पीएफआई संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो डिस्टरबेंस पैदा ना करें। उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि छापेमारी की कार्रवाई के समय यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो तैनात की गई है ताकि एनआईए हेडक्वार्टर के सामने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश भर में टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के ठिकानों पर हुई कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। इस बैठक में एनएसए, गृह सचिव, एनआईए के डीजी सहित तमाम आला अधिकारी उन्होंने भाग लिया। गौरतलब है कि टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम ने 11 राज्यों में पीएफआई के अनेक ठिकानों पर छापेमारी की है। महाराष्ट्र एटीएस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस द्वारा आज औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर, बीड, परभणी, नांदेड़, जलगांव, जालना, मालेगांव, नवी मुंबई, ठाणे और मुंबई में ये छापेमारी की गई है। सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 121 ए, 153 ए, 109 और यूएपीए 120 बी के धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एटीएस ने मालेगांव से पीएफआई के नासिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौलाना सैफुर रहमान को भी हिरासत में लिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर मोदी आर्काइव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी यादों को साझा किया गया है। युवा पीएम मोदी के व्यक्तिगत डायरी के पन्नों के अंशों में लिखे उनके विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और एकता के बीज युवावस्था में ही पीएम मोदी के जीवन का दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विचारों का हिस्सा थे। इसी की वानगी प्रधानमंत्री मोदी के हस्तलिखित पर्सनल डायरी के पन्नों में साफ दिखाई देती है। हमारी चेतना है, हमारी प्रकृति है, विविधता में एकता। कार्य संस्कृति बलिदान ही परिणाम देता है। कार्यशैली ईश्वर हम सब की रक्षा करे, हम सबका मिलकर पालन पोषण करें। राष्ट्रीय आकांक्षा मैं अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करता हूँ। यह मेरा नहीं है। ग्लोबल विजन वसुधैव कुटुंबकम, समूची दुनिया एक परिवार है, परंपरा है। चलते रहें, लगातार लगे रहें, नए विचारों को अपनाने को तैयार रहें, मेहनत और काम करते रहें। सपना है, हमारा सपना है पूरी दुनिया खुश रहे। मर्यादा है हमारा सिद्धांत। ना मैं राज्य चाहता हूँ, ना स्वर्ग की इच्छा रखता हूँ, ना मैं पुनर्जन्म की कामना करता हूँ। ऊर्जा है मातृभूमि को नमन, प्राण शक्ति है 100 करोड़ देशवासियों और हजारों वर्ष की धरोहर। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। अरुण, प्रधानमंत्री के ये हस्तलिखित एक तरीके से जो विचार हैं वो एक आर्काइव के माध्यम से अब दुनिया के सामने आए हैं। किस प्रकार का एक बड़ा संदेश ये विचार या कहा जाए हस्तलिखित ये जो डायरी के पन्ने हैं ये देते नजर आते हैं? जी आरिंद, देखिए कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के या फिर जो यंग कार्यकर्ता हुआ करते थे, वॉलंटियर हुआ करते थे, ये उस समय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डायरी है। इस बात को हम जानते हैं कि ये वो समय था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब उस समय पर यंग वॉलंटियर हुआ करते थे, वो पूरे देश के अंदर उन्होंने मैसिव ट्रैवलिंग किया है उस समय पर। ये जो डायरी है, अगर आप इसको डीप में देखने की कोशिश करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस समय पर जो एक इंट्रोस्पेक्शन उस समय पर किया, क्योंकि पूरे देश भर में भ्रमण करते थे, कई लोगों से मिलते थे, उस समय लोगों से बात किया करते थे। कई लोग जब उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया तो कई सारी जिज्ञासा उनके जो जहन में आई कि हर चीज का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है, या फिर यूं कहिए कि हमारे कर्तव्य का मतलब क्या है। तो हर चीज को उन्हें डिफाइन करके लिखा। इसमें सबसे बड़ी बात है वो निकल करके ये आती है आरिंद कि आज दुनिया जिस शांति की बात करती है, पीस की बात करती है, ये विजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज से मान के चलिए 3 या 4 डेकेड पहले ही
इस बात को लिखा था, क्योंकि जब उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया कि उनका ग्लोबल विजन किया, क्योंकि डायरी के पन्नों में उन्होंने कुछ चीजें गुजराती से लिखी हैं, कुछ चीजें अंग्रेजी से लिखी हुई हैं, तो जिस चीज में एक साफ लिखा हुआ कि ग्लोबल विजन, तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मौका पर लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे उन्होंने कई सारी चीजों को डिफाइन किया है कि कार्य संस्कृति यानी कि वर्क कल्चर क्या हो, तो उसमें साफ लिखा है कि सैक्रिफाइस रीप रिवॉर्ड, यानी कि सैन तैक्सेन भुजिया, यानी कि जिन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन साफ है कि सैक्रिफाइस रीप रिवॉर्ड। ऐसे कई सारे वर्ड्स उन्होंने लिखा है कि हमारा वर्किंग स्टाइल क्या हो, नेशनल एस्पिरेशन क्या हो, उन्होंने हर चीज को डिफाइन किया है। तो आज जो बीइंग अ यंग नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने जो चीज को लिखा था वही कहीं ना कहीं उनके लीडरशिप स्टाइल रहा है। जो ग्लोबल विजन की बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वो आज भी उसी बात को करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, केवल राष्ट्र या फिर नेशन या फिर नेशनल लेवल पर नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी उनका यही मंत्र रहता है, जिन बातों को उन्होंने आज से 4 या 5 डेकेड पहले लिखा था। तो जाहिर सी बात है, जिस कहते हैं कि यू लीड बाय एग्जाम्पल, तो जिस एग्जाम्पल को उन्होंने सेट किया उसी को लीड कर रहे हैं, और वही एक तरह से एग्जाम्पल वो बच्चों के सामने, यंगस्टर्स के सामने पेश कर रहे हैं। और ये आज हम वर्ल्ड जो पीस से आज पूरी दुनिया मना रही है, ये बात उन्होंने कि वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, इस बात को उन्होंने आज से 4 या 5 डेकेड पहले लिखा था। और अरुण, कहीं ना कहीं प्रकृति का एक संदेश भी दिखाई पड़ता है, तो ये भी दिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का, एक जीवन शैली के साथ आगे बढ़ना और उस विचार को आज भी दुनिया तक ले जाना, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत पुराना विचार जो उनके इन कागजों से आज एक बार फिर से सामने निकल के आया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इन डायरी को देखेंगे, पेज को देखेंगे, तो सबसे पहले चीज उन्होंने लिखी है कि चरय वेती, यानी कि आपको हमेशा चलते रहना है, कीप ऑन मूविंग, चाहे जीवन में कुछ हो जाए, उतार आए चढ़ाव आए, आपको हमेशा चलते रहना चाहिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ जो आज हम प्रकृति की बात करें, एनवायरमेंट संरक्षण की बात करें, तो आज भारत देखिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है दुनिया भर के अंदर। 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल देश होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज में इतनी ताकत नहीं है, इतना बड़ा एम्बिशन लेकर क्यों नहीं चल सकते कि इतना बड़ा गोल वो सेट कर सके, लेकिन भारत उस बड़े गोल को लेकर के आगे चल रहा है। तो बीइंग जब अपने शायद जब टीनेज में रहे होंगे, या फिर एक तरह से यंग जो नरेंद्र मोदी है उसकी बात करें, उस समय पर जो उन्होंने डायरीज में लिखा था, उन तमाम चीजों के आगे टिक मार्क भी उन्होंने लगाया हुआ, अगर आप देखें तो किन किन चीजों को उन्हें अचीव करना है उसके बारे में टिक मार्क किया हुआ, ऐसा लगता है इस डायरी के पन्नों को देख करके। तो जाहिर सी बात है, काफी पुराना आर्काइवल मटेरियल आप कह सकते हैं। और ये डायरी अपने आप में बताती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में जो देश के प्रति जो कमिटमेंट था, एनवायरमेंट के प्रति कमिटमेंट था, दुनिया को एक फैमिली के तौर पर देखने का कमिटमेंट जो था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो कमिटमेंट था, ये उस यंग एज में था, जिसको आज भी वो उसी दृढ़ता के साथ में, उसी कमिटमेंट के साथ में पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, और राष्ट्र सर्वप्रथम का मंत्र भी कहीं ना कहीं अरुण इसमें दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री के इन शब्दों में। बिल्कुल, एक तो जाहिर सी बात है, ग्लोबल विजन की उन्होंने बात की है, राष्ट्र सबसे पहले इसकी बात की है। ऊर्जा उनको क्या देती है, ये जो अगर जो कुछ बड़ी बातों की बात करें, तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है ये निकल करके आता है कि उन्होंने वर्ल्ड को एज अ फैमिली की बात कही है। लेकिन जो बोलते हैं कि ऊर्जा है वंदे मातरम, तो साफ तौर पर लिखा है कि उनको ऊर्जा किससे मिलती है, एनर्जी किस चीज से मिलती है। तो उस चीजों में अगर आप आर्काइवल के पन्नों को खगाल के देखें, तो उसमें साफ लिखा है कि उन्होंने वंदे मातरम कहा है कि मातृ शक्ति, और जाहिर सी बात है कि जो हमारी धरती माँ है, भारत माँ है प्राइमरीली, उसके प्रति किस तरह से उनका कमिटमेंट रहे। और आप देखेंगे कि उनके जो तमाम जो कार्य होते हैं, जो तमाम जो उनके जो एक्शंस होते हैं, उसमें वो कैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का काम करते हैं, बिल्कुल जी। तो उसी दिशा में आप कह सकते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। सीधे आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के बारामती में, जहां पे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। तरीके से समझ में नहीं आ रहे, मगर उनके आंखों से और चेहरा से, मुस्कुराहट से लगता है कि उससे उनको क्या फायदा मिला। यही है एक राज, मैं अगर बोल पाऊंगी, द सीक्रेट बिहाइंड माननीय प्रधानमंत्री जी का चिंता, उनके आलोचना, उनका प्लान, उनका सिस्टम। गरीब को जो मिलना चाहिए वो उनके एम्पावरमेंट के लिए मिलना चाहिए। एम्पावरमेंट मतलब उनको हाथ में उनके काम करने लायक जो चीज मिलना चाहिए वो मिलने में
वो अपने आप को संभालेंगे, परिवार को अच्छा कमाई मिलेगा और उससे उनके परिवार भी बेहतर स्थिति में आएगा, बच्चे को पढ़ाई होगा और परिवार में कमाई भी बढ़ेगी। इसको एम्पावरमेंट बोलते हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए स्कीम होना चाहिए। इसीलिए आप देख लो, पहले से उनको अकाउंट खुलवाया जनधन योजना के तहत, उन सबको एक रुपए कार्ड दिए। 6 महीने के लिए आपके अकाउंट अच्छा आपने संभाला तो आपको रुपए कार्ड मिला। सिर्फ अमीर उनके जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड निकाल करके खर्च करना उनका सिर्फ नहीं है, भारत में किसी का हाथ में भी कार्ड हो सकता है, वो उनके मर्जी जो चीज खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। फिर उस अकाउंट में सीधा उनको जो पैसा मिलना है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में चले जाता है। भाई साहब सही बोले, एक जमाना भारत में था सरकार से 1 रुपया एक लाभार्थी को पहुंचना है तो वो बेच दे 1 रुपया, मगर रास्ते में पता नहीं क्या चलता, आखिर वो लाभार्थी के जेब में 15 पैसा ही मिलेगा। बीच में कौन खाया पैसा किसी को मालूम नहीं, मगर किसी ने आपके नाम पर, वो लाभार्थी के नाम पर वो पैसा धीरे धीरे निकाला। जिन लाभार्थी को 1 रुपया मिलना है, जब 15 पैसा ही मिलता, उससे क्या फायदा। इसीलिए जनधन अकाउंट ओपन करने के बाद डायरेक्टली टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं तो एक ही समय सबको उनके अकाउंट में जितना पैसा मिलना है वो पूरे के पूरे मिलता है। बीच में खाने वाले दलाल का आजकल कुछ नहीं मिल रहा। यही तो होना चाहिए ना, जिनको मिलना है उनको मिलना, और ये सशक्त करके उनको ट्रैक्टर हो या फार्म लोन हो, या फार्म लोन का इंटरेस्ट जो बोलते हैं उसमें भी सब्सिडी देकर किसान के हाथ में से ज्यादा पैसा ना बैंक को जाना ना कहीं दलाल को जाना है, ऐसे करके सब्सिडी देना उसमें। और जब एकदम अचानक एक परिस्थिति आई पिछले साल, जब यूरिया इस देश में पूरे के पूरे यूरिया, मान लीजिए 100 में 90 यूरिया विदेश से आता है, 10 हम हमारे देश में ही उत्पादन करते हैं। 90 यूरिया जब इंपोर्ट करते हैं हम, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है, मुद्रास्फीति बोलते नहीं, व्हाट इज इट, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी करेंसी जो हमारे पास रहता है, उसको लेकर के हम विदेश को पैसा देकर उस यूरिया को, फर्टिलाइजर को इस देश में ले आते हैं। तो आप देख रहे थे बारामती से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जहां पे वे कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी, किस तरह से तमाम आर्थिक और सामाजिक नीतियों को लागू किया गया है आम लोगों के भले के लिए, और उनका वो जिक्र करती हुई बारामती महाराष्ट्र में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए हैं? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव, और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। ज्ञानवापी मामले में आज अदालत में हुई सुनवाई के बाद वाराणसी की जिला कोर्ट ने एक और याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। इस याचिका को उन्हीं महिलाओं की ओर से दाखिल किया गया है जिन्होंने कोर्ट में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाज़त मांगने संबंधी याचिका दाखिल की है।
महिलाओं की ओर से ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जिला जज की कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के लिए हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है, साथ ही मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने मस्जिद समिति द्वारा अगली सुनवाई की तारीख के लिए मांगे गए 8 हफ्ते का समय देने से भी इनकार कर दिया। जो हमारी एप्लीकेशन थी कार्बन डेटिंग की, कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है और 29 तारीख को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से उनको ऑब्जेक्शन मांगा है, उसके डिस्पोजल के लिए 29 तारीख रखी गई है। साथ ही साथ जो उसमें पार्टी बनने की दरखास्त थी, कोर्ट ने उस पर हमारा ऑब्जेक्शन मांगा तो हमने दाखिल कर दिया है। 29 तारीख को उस पर कोर्ट अपना ऑर्डर पास करेगी। तीसरी बात, जो 8 हफ्ते का समय मांगा गया था, उस 8 हफ्ते के समय मांगने की रिक्वेस्ट को मुस्लिम पक्ष से कोर्ट ने रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध विवाद को लेकर अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन तक इस मामले की सुनवाई की। 15 मार्च को आए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को 20 से अधिक याचिकाओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शैक्षणिक संस्थान में ड्रेस कोड को फॉलो करना जरूरी है और हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस्लाम में हिजाब की अनिवार्यता का जिक्र नहीं है। कर्नाटक सरकार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि प्रदेश की सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है और यह बैन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित है। राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले दलील पेश करते हुए कहा था कि अनुशासन और एकता के लिए ड्रेस कोड का होना जरूरी है। वहीं दलील का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि छात्र कोई सेना के जवान नहीं है जो उनसे ड्रेस कोड का पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य हो। भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान और कामकाज के सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया। संघ के चुनाव में जस्टिस राव की निगरानी में होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों को प्रशासकों की समिति COA को सौंपने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में NCC और UNEP के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए और सार्वभौमिक लक्ष्य हासिल करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, NCC महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह और UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव विशो पर जुमी मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने पुनीत सागर अभियान को सबसे अच्छी पहलों में से एक बताते हुए इस अभियान को सफल बनाने में NCC के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने UNEP को धन्यवाद देते हुए कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। NCC और UNEP के बीच में एक MOU साइन हुआ है। ये MOU पुनीत सागर अभियान जो NCC का एक प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने के संबंध में है। पुनीत सागर अभियान प्रोग्राम NCC ने दिसंबर 2021 में शुरू किया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में जितनी भी सी बीचेस हैं, समुद्री तट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, नदियां हैं, किसी भी तरह की वाटर बॉडी है, वहाँ से जो वेस्ट प्लास्टिक पहुँच रहा है उसको वहाँ से दूर किया जाए और साथ ही साथ प्लास्टिक के प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव हैं हमारे
एनवायरनमेंट में जो पड़ते हैं उनको ख़त्म किया जाए। यूएनईपी, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण निकाय है, वह भी अपने टाइड टर्नर चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से इस पहल में शामिल है। The United Nations Environment Program takes a pride in joining with the NCC in this Puneet Sagar program in India. This really is a great initiative because India, with so much youth and energy behind, can contribute this immense concern of plastic pollution and make the environment and India Swachh Bharat and give it a great impetus for the future generation. प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए और सार्वभौमिक लक्ष्य हासिल करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनसीसी के 15 लाख कैडेटों के पास दुनिया भर के युवाओं को प्रभावित करने की क्षमता है और एनसीसी कैडेट इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में अपनी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एनसीसी विश्व की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ यूनिफॉर्म फोर्स है। एनसीसी दिसंबर पिछले साल से एक कार्यक्रम कर रही थी, पुनीत सागर अभियान, जिसमें शुरू के अंदर हमने सी शोर में जो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ सफाई शुरू करी। बाद के अंदर हमने बाकी वाटर बॉडीज़, इनलैंड वाटर बॉडीज़, लेक्स और रिवर्स के अंदर भी जहाँ भी एनसीसी हमारी यूनिट्स हैं, कैडेट्स हैं, उन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण के अगेंस्ट कार्रवाई करी। अभी तक तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा एनसीसी कैडेट्स ने 100 टन से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट हमारी वाटर बॉडी से बाहर निकाला है। पुनीत सागर अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में से एक है, जिसे उन्होंने 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पंचामृत के रूप में संदर्भित किया था। इसके बाद एनसीसी कैडेटों के नेतृत्व में दिसंबर 2021 में इस पुनीत सागर अभियान की शुरुआत हुई। आज इस अभियान को काफी गति मिली है और इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।